हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। कल अपन पिछली क्लास में मैट्रिक्स की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके अपन क्वेश्चन देखे थे। आज अपन थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस पर सबसे पहले अपन मैट्रिक्स या आयु पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। आज आयु पर संक्रियाएं। मैट्रिक्स या आयु पर अपन संक्रिया पढ़ेंगे। योग संक्रिया, विकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और किसी मैट्रिक्स का अधिक से गुणन कैसे करते हैं, ये सब संक्रियाएं अपन इस पर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे योग संक्रिया। मैट्रिक्सों का योग कैसे करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, कोई भी दो मैट्रिक्स है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का योग जो है वो तभी संभव है जब वो दोनों एक ही कोटि की हो। तो इसकी डेफिनेशन योग संक्रिया के लिए दो मैट्रिक्स योग अनुकूलनीय कब होती है, जब दोनों का क्रम क्या हो, समान हो। तो लिखो इसका, दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योग तभी संभव है जब वे दोनों मैट्रिक्स एक ही कोटि की हो तथा इनके योग से प्राप्त आयु को ए प्लस बी से लेते हैं। दो मैट्रिक्सों का योग ज्ञात करने के लिए पहली बात दोनों का क्या होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स ए आई जे m गुणा n क्रम की है, तो मैट्रिक्स बी भी क्या होनी चाहिए, m गुणा n क्रम की होनी चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इनके योग से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी उसको a प्लस बी से लिखेंगे तथा मैट्रिक्स a प्लस बी के अवयव जो होंगे वो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होंगे। जैसे मैट्रिक्स ए के अवयव ए आई जे के संगत मैट्रिक्स बी में अवयव क्या है, बी आई जे। तो इन दोनों के योग करेंगे तो क्या आएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, अर्थात मैट्रिक्स ए प्लस बी के अवयव जो होंगे वो मैट्रिक्स ए तथा बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होंगे। और मैट्रिक्स ए प्लस बी का क्रम भी वही होगा जो मैट्रिक्स ए और बी का है। तो ऐसे अपन दो मैट्रिक्सों का योग करते हैं। दूसरी संक्रिया देखो, मैट्रिक्सों का विकलन। मैट्रिक्सों का विकलन, दो मैट्रिक्सों का विकलन भी तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम या कोटि की हो। जैसे माना मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ये m गुणा n क्रम की एक मैट्रिक्स है। ए कोई दूसरी मैट्रिक्स मानते हैं अपन बी आई जे, ए कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बी आई जे, ये भी m गुणा n क्रम की है। दोनों का क्रम क्या है, सेम है। तब इनके विकलन से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी उसको अपन a माइनस बी से निरूपित करेंगे या व्यक्त करेंगे तथा मैट्रिक्स a माइनस बी के जो अवयव होंगे वो मैट्रिक्स a तथा b के संगत अवयवों के विकलन या अंतर के बराबर होंगे। यानी मैट्रिक्स a माइनस बी के अवयव मैट्रिक्स a तथा मैट्रिक्स b के संगत अवयवों के अंतर के बराबर होंगे। और मैट्रिक्स a माइनस बी का क्रम भी वही होगा जो मैट्रिक्स a तथा b का है, यानी ये भी m गुणा n क्रम की एक मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे अपन दो मैट्रिक्सों का विकलन या अंतर करते हैं। मैट्रिक्स a और b का जो विकलन है वो मैट्रिक्स b और a के विकलन के बराबर नहीं होता है। मैट्रिक्स ए और बी का जो अंतर है वो मैट्रिक्स बी और ए के अंतर के बराबर नहीं होगा। अगला संक्रिया देखो, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया, दो मैट्रिक्सों का गुणन कब संभव है और दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे ज्ञात करते हैं ये देखो। इसकी डेफिनेशन देखो, दो मैट्रिक्सों ए तथा बी का गुणन तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की जो संख्या है
वो बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या की, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो दो मैट्रिक्सों के गुणन के लिए शर्त क्या है, मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या जो है वो मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स ए और बी का गुणन संभव है। तथा मैट्रिक्स ए और बी के गुणन को ए बी से निरूपित करते हैं। मैट्रिक्स ए तथा बी के गुणन को किससे निरूपित करेंगे, ए बी से। और मैट्रिक्स ए बी का जो क्रम होगा वो बराबर होगा ए का क्रम इनटू बी के क्रम से निकालेंगे। जैसे माना आयु ए जो है वो m गुणा n क्रम की है और आयु b जो है वो bij इक्वल टू n गुणा p क्रम की है। ये अपन कोई दो आयु ले ली, आयु a तो है m गुणा n क्रम की और आयु b है n गुणा p क्रम की। इनका गुणन संभव है कि चेक कर लो। दो मैट्रिक्सों के गुणन के लिए शर्त क्या बताई थी, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, समान है। इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या n है और मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, n है, बराबर है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्सों का गुणन ज्ञात किया जा सकता है। और ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम बराबर हो जाएगा ए का क्रम इनटू बी का क्रम। ये दोनों में n कॉमन है, ये हटा दो तो बाकी का गुणनफल बचेगा वही हो जाएगा इसका क्रम, यानी ए बी का क्रम हो जाएगा m गुणा p। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्सों का गुणन अपन चेक कर सकते हैं कि गुणन संभव है या नहीं, और वो प्राप्त जो मैट्रिक्स है वो किस क्रम की होगी उसका अपन इस हिसाब से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो इसके बाद में अगली संक्रिया लिखेंगे अपन आयु अदिश गुणन। चौथी संक्रिया आयु अदिश गुणन संक्रिया। इसका एक एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल देख लो। दो मैट्रिक्सों का गुणन कैसे करते हैं इसका एक एग्जांपल ले लो। जैसे माना a इक्वल टू a11 a12 a21 a22, ये एक मैट्रिक्स A है और एक कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन B इक्वल टू B11 B12 B21 और B22। ये अपन कोई दो मैट्रिक्स ले ली, इसका क्रम 2 गुणा 2 है, इसका क्रम भी क्या है 2 गुणा 2। इनका गुणा कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। A तथा B का गुणन संभव है क्योंकि पहली मैट्रिक्स A में स्तंभों की जो संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स A में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब A और B का गुणन A B संभव है। लेकिन यहाँ B और A का गुणन संभव है या नहीं ये चेक कर लो। B और A का गुणन तभी संभव होगा जब पहली मैट्रिक्स B में स्तंभों की संख्या जो 2 है वो दूसरी मैट्रिक्स A में पंक्तियों की संख्या 2 के बराबर होनी चाहिए है। इसका मतलब यहाँ AB और BA दोनों संभव है, लेकिन हर स्थिति में AB और BA का संभव होना जरूरी नहीं है। BA का संभव होना जरूरी नहीं है। ये तो दोनों क्या थी, एक ही क्रम की थी, दोनों का क्रम क्या था, समान था, इसलिए AB और BA दोनों संभव है। लेकिन हर स्थिति में AB और BA का संभव नहीं है। जरूरी है कि AB संभव है तो BA भी संभव होगा। तो अपन A और B का गुणन ज्ञात करते हैं और AB के गुणन से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी 2 गुणा 2 क्रम की होगी। इनका गुणा कैसे करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स लिखो जिस मैट्रिक्स गुणन में जो क्रम है मैट्रिक्स होगा उसी क्रम में मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले A है तो पहले A लिखें, उसके बाद में B। क्रम यही रहना चाहिए। A मैट्रिक्स लिखो A11 A12 A21 A22 और मैट्रिक्स B क्या है B11 B12 B21 B22। अब इनका गुणा कैसे करेंगे, पहली मैट्रिक्स की एक पंक्ति ले लो, उसकी दूसरी मैट्रिक्स के समस्त स्तंभों से गुणा करा दो, संगत अवयवों के गुणन का योग करवा दो। जैसे इसकी पहली पंक्ति ले ली अपन R1,
और इसके दोनों स्तंभों C1 और C2 से गुणा करवाते हैं तो A11 के संगत पहले स्तंभ में अभी कौन सा है B11, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो A11 B11 प्लस पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ये इसके इसे करवा दो तो हो जाएगा A12 B21। ऐसे इसी पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से करो दोनों अवयव से तो हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 B22। तो पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से अपन क्या करवा दिया, गुणा करवा दिया, जिससे दो अवयव आ गए अपने पास। अब इसी प्रकार से अपन दूसरी पंक्ति के इसके दोनों स्तंभों से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा A21 B11 प्लस A22 B21। ऐसे इसकी इससे करवाएंगे तो A21 B12 प्लस A22 B22। ऐसे अपन दो मैट्रिक्स दी हुई है तो पहले तो चेक कर लेंगे उनका गुणन संभव है या नहीं। दो मैट्रिक्सों का गुणन तभी संभव होगा जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और अगर संभव हो तो उनका गुणा कैसे ज्ञात करेंगे ये अपने इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। आगे चलो आव्यूह अदिश गुणन, नेक्स्ट हेडिंग ला लो आव्यूह अदिश गुणन। किसी आव्यूह का किसी अदिश राशि से गुणा कैसे करते हैं और गुणा करने से प्राप्त जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी ये देखते हैं। तो अगली संक्रिया देखो आव्यूह अदिश गुणन। आव्यूह अदिश गुणन किसी आव्यूह का किसी अशून्य अदिश संख्या से गुणा कैसे करेंगे। मान लिया कि A = Aij, ये m गुणा n क्रम का कोई आव्यूह है तथा कैपिटल K कोई अशून्य अदिश संख्या है, अशून्य अदिश संख्या है। तब आव्यूह A को आव्यूह A का अदिश संख्या K से गुणन कराने पर जो प्राप्त आव्यूह होगा KA, वो प्राप्त आव्यूह को अपन K से लिखेंगे। आव्यूह A का अदिश संख्या K से गुणन करवाने पर प्राप्त आव्यूह को अपन किससे लिखेंगे K से, तथा इसके जो अवयव होंगे वो आव्यूह A के अवयवों का K गुणा हो जाएगी। तो आव्यूह K बन जाएगा K × Aij, यानी इसके समस्त अवयव जो है वो आव्यूह A के अवयवों के संगत अवयवों का K गुणा हो जाएंगे, और इस आव्यूह K को आव्यूह A का अदिश K से क्या कहेंगे गुणन कहेंगे। ये K क्या कहलाता है आव्यूह A का, ये आव्यूह A का अदिश K से गुणन कहलाता है, गुणन कहलाता है। अब अदिश गुणन आव्यूह के गुणन, अदिश गुणन आव्यूह के गुणधर्म अदिश आव्यूह के गुणधर्म क्या क्या होते हैं देखो। माना A = Aij, एक m गुणा n क्रम की कोई मैट्रिक्स है तथा B = Bij, भी m गुणा n क्रम की कोई मैट्रिक्स है तथा लैम्डा व म्यू कोई अदिश राशि है, कोई अदिश राशियां हैं। तब नंबर 1 लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बराबर होता है किसके, लैम्डा ए प्लस म्यू इंटू ए के। नंबर 2 लैम्डा म्यू ए, लैम्डा म्यू इंटू ए बराबर होता है, इसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा म्यू ए इक्वल टू म्यू लैम्डा ए। ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं कि लैम्डा माइनस ए को अपन लिख सकते हैं माइनस लैम्डा ए इक्वल टू माइनस लैम्डा ए इंटू ए। ये क्या होते हैं अदिश गुणन आव्यूह के गुणधर्म होते हैं। अब अपन बात करते हैं
अवयव योग संक्रिया के गुणधर्म, अवयव योग संक्रिया के गुणधर्म। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अवयव योग संक्रिया, अवयव योग संक्रिया के गुणधर्म, अवयव योग संक्रिया के गुणधर्म। अवयव योग संक्रिया के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला देखेंगे अपन क्रमविनिमय नियम। पहला क्या देखेंगे? क्रमविनिमय नियम। क्रमविनिमय, क्रमविनिमय नियम। आपने क्रमविनिमय नियम पहले भी पढ़ा होगा, पहले चैप्टर के अंदर, और यहाँ भी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे योग संक्रिया के लिए यहाँ मैट्रिक्स और योग संक्रिया के लिए क्रमविनिमय नियम क्या बनेगा? माना ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो योग संक्रिया के लिए क्रमविनिमय क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, तो अपन कह देंगे कि मैट्रिक्स जो योग है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। अब देखो, कोई भी दो समान कोटि की मैट्रिक्स हो, उनको चाहे किसी भी क्रम से जोड़ो, चाहे ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये बात क्या है? सत्य है। अर्थात मैट्रिक्स योग जो है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स योग क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। ऐसे अगला गुणधर्म देखो, शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम, कोई भी दो समान कोटि की मैट्रिक्स लेके उनका योग करके देख लो। पहले ए में बी जोड़ दो, उसका मान देखो क्या आता है, और फिर बी में ए जोड़ दो, दोनों का मान सेम आएगा। तो मैट्रिक्स योग सदैव क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। शास्त्रीय नियम देखो, मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए शास्त्रीय नियम क्या बनेगा? शास्त्रीयता के लिए अपने को तीन मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। माना ए बी व सी तीन समान क्रम की मैट्रिक्स है। तीन समान क्रम की मैट्रिक्स या अवयव है। क्योंकि शास्त्रीयता सत्यापित करने के लिए अपन तीन अवयव लेते हैं, तो यह मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए शास्त्रीय नियम सत्यापित कर रहे हैं, तो यह तीन मैट्रिक्स मान ली ए बी सी, तीनों क्या है? एक ही क्रम की है। तो मैट्रिक्स योग संक्रिया, मैट्रिक्सों का जो योग है वो शास्त्रीय नियम का पालन करेगा यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी हो। और ये बात क्या होती है? मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए सत्य होती है, क्योंकि चाहे पहले मैट्रिक्स बी और सी का योग करके उसमें मैट्रिक्स ए जोड़ दो, इसका मान, और चाहे पहले ए और बी को जोड़ के फिर उसमें सी जोड़ दो, इसका मान दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। मैट्रिक्स को किसी भी प्रकार से जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैट्रिक्स योग जो होता है वो शास्त्रीय नियम का पालन भी करता है। अगला लिखो, योज्य तस्मक। मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए योज्य तस्मक अवयव का अस्तित्व होता है या नहीं, ये देखेंगे। मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व होता है या नहीं, देखो, चूंकि अपन जानते हैं चूंकि m गुणा n क्रम के प्रत्येक अवयव, m गुणा n क्रम के प्रत्येक अवयव a के लिए एक m गुणा n क्रम का शून्य अवयव, एक m गुणा n क्रम का शून्य अवयव इस प्रकार से विद्यमान होता है। प्रत्येक मैट्रिक्स A के लिए उसी क्रम का एक शून्य अवयव इस प्रकार से विद्यमान होता है जिसको उस मैट्रिक्स में वाम पक्ष से या दक्षिण पक्ष से योग करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स के संगत उसी क्रम की एक शून्य अवयव होती है जो उसके लिए क्या होती है? योज्य तस्मक कहलाती है। तो मैट्रिक्स ए में चाहे शून्य मैट्रिक्स जोड़ो या शून्य मैट्रिक्स में ए जोड़ो,
क्या आएगा, मैट्रिक्स ए प्राप्त होगी। इसका मतलब ये शून्य अवयव जो है वो क्या है, योज्य तस्मक है। शून्य अवयव क्या होता है, योज्य तस्मक होता है। शून्य अवयव को किसी भी क्रम की मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो मैट्रिक्स योग के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व भी होता है। अब अपन चेक करेंगे कि मैट्रिक्स योग के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है या नहीं। तो अगला गुणधर्म लिखो, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होता है या नहीं मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होता है नहीं होता है। अपन जानते हैं कि यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, यदि ए क्या हो, कोई अवयव या मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई मैट्रिक्स या अवयव हो तो अवयव एक के संगत एक अन्य अवयव जो अवयव एक का क्या कहलाएगा, ऋण अवयव। ए का ऋण अवयव अर्थात प्रत्येक अवयव एक के संगत उसका एक ऋण अवयव माइनस ए इस प्रकार से विद्यमान होता है कि अवयव ए में इसके ऋण अवयव को वाम पक्ष से या दक्षिण पक्ष से जोड़ने पर अपने को योज्य तस्मक अवयव शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव एक के लिए योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व भी होता है। तो यह अपन देख ली चौथी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स योग संक्रिया के लिए। चौथी प्रॉपर्टी योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। एक और लिखो, एक लास्ट और है निरसन नियम। मैट्रिक्स योग के लिए निरसन नियम का पालन होता है या नहीं, ये चेक और कर लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी लिखो, निरसन नियम। निरसन नियम, निरसन नियम जिसको अपन कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। ये निरसन नियम क्या होता है, इसमें दो बनते हैं, एक तो वाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और एक दक्षिण निरसन नियम या राइट कैंसिलेशन लॉ। पहले अपन वाम निरसन नियम देखते हैं। वाम निरसन नियम है तो दोनों पक्षों में वाम साइड का जो अवयव होगा वो सेम होगा, जैसे a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। इसमें देखो दोनों पक्षों में वाम पक्ष का जो अवयव सेम है तो ये बराबर होता है b बराबर c के। इसको अपन बोलते हैं वाम निरसन नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। वाम निरसन नियम। तो मैट्रिक्स योग जो होता है वो वाम निरसन नियम का पालन करता है। दूसरा दक्षिण निरसन नियम, ये क्या होता है, इसमें दोनों पक्षों में दक्षिण पक्ष का जो अवयव होगा वो सेम होगा, जैसे a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। दोनों पक्षों में दक्षिण पक्ष का जो अवयव है वो क्या है, सेम है, तो ये बराबर होता है a बराबर b के। ये है राइट कैंसिलेशन लॉ या दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम। पिछली क्लास के अंदर अपन मैट्रिक्स योग के गुणधर्म देते हैं। पहला गुणधर्म देखा था क्रमविनिमय, शास्त्रीय, और फिर देखा था तस्मक, और प्रतिलोम देखा था, निरसन देखा था। अब अपन मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म। मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं वो देखेंगे अपन। जो अपन मैट्रिक्स योग के गुणधर्म देखे थे क्रमविनिमय, शास्त्रीय, तस्मक और प्रतिलोम, ठीक उसी प्रकार से अपन मैट्रिक्स गुणन के भी गुणधर्म देखेंगे। अपन पिछले क्लास में पढ़ा था कि किन दो मैट्रिक्सों का गुणन संभव होता है और किन मैट्रिक्सों का गुणन संभव नहीं होता है, ये चीजें अपन पढ़ ली थी। और मैट्रिक्सों का जो गुणन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति से स्तंभ वाइज या स्तंभ से पंक्ति वाइज दो मैट्रिक्सों का गुणन किया जाता है। अपन जानते हैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणन, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणन जो है वो तभी संभव होता है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या जो है वो बी में पंक्तियों की
संख्या के बराबर हो। जैसे मान लो मैट्रिक्स ए का जो क्रम है वो m गुणा n क्रम का है और मैट्रिक्स बी का क्रम n गुणा m क्रम का है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन क्या होगा? संभव होगा। या इस मैट्रिक्स का क्रम n गुणा p मान लें तो भी दोनों मैट्रिक्सों का गुणन संभव होगा। और AB का जो क्रम होता है, मैट्रिक्स AB का जो क्रम है वो n गुणा p प्राप्त होता है। ये अपन बातें सबसे पहले पिछली क्लास में अपन देख ली थी। अब अपन आगे देखते हैं। इस क्लास के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे अब मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए गुणधर्म। पहला देखेंगे क्रम विनिमय। चेक करते हैं कि मैट्रिक्स गुणन जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है या नहीं। सबसे पहले मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की जांच करेंगे। अपन जानते हैं कि मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम क्या होगा? यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स गुणन जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो। यदि ए बी इक्वल टू बी ए हो तो अपन जानते हैं कि ये हमेशा क्या नहीं होता है? संभव नहीं होता है। मैट्रिक्स ए और बी का जो गुणन है और बी और ए का गुणन है, ये क्या होता है? सामान्यतया बराबर नहीं होता है। तो अपन लिखेंगे कि सामान्यतया मैट्रिक्स जो गुणन होता है, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सामान्यतया मैट्रिक्स गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करते। कुछ विशेष स्थितियों में मान लो दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हो, ए और बी दोनों मैट्रिक्स अगर एक ही क्रम की हो, एक ही क्रम की इकाई मैट्रिक्स हो, तो उस स्थिति में इनका गुणन संभव हो सकता है। कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ के बाकी अधिकांश स्थितियों में क्या नहीं होता है? मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अब वो कुछ विशेष स्थिति कौन सी है? जैसे मान लो ए बी क्या है? जैसे मानना कि ए बी क्या है? m गुणा n क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है और b इक्वल टू बी आई जे। ये भी क्या है? मान ली m गुणा m क्रम की इकाई मैट्रिक्स है, अर्थात दोनों एक ही क्रम की क्या है? वर्ग मैट्रिक्स है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में a और b का गुणन भी संभव है और b और a का गुणन भी क्या होगा? गुणन तो संभव हो जाएगा, परंतु इस स्थिति में भी इनका जो मान है वो क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गुणन होता है वो क्या नहीं करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगला देखेंगे अपन शास्त्रीय नियम। शास्त्रीय नियम चेक करने के लिए अपन 3 अवयव लेते हैं। तो यह मैट्रिक्स गुणन के लिए शास्त्रीय नियम चेक कर रहे हैं तो अपन 3 मैट्रिक्स माननी पड़ेगी ABC। यदि ABC कोई 3 मैट्रिक्स, यदि A B व C कोई 3 मैट्रिक्स, A B C कोई 3 मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि मैट्रिक्स A और B का गुणन और B व C का गुणन संभव हो तो तब यदि ABC 3
तीन समान कोटि की, या ऐसे मान लो यदि एबीसी तीन मैट्रिक्स जो है वो इस प्रकार से हो कि एबी और बीसी गुणन के लिए क्या अनुकूलनीय हो, तो उस स्थिति में ए बी ब्रैकेट बी सी बराबर होगा ए बी ब्रैकेट सी। इस स्थिति में मैट्रिक्स गुणन क्या करता है, शास्त्रीय नियम का पालन करता है। अगला गुणधर्म गुणन के लिए तस्मक अवयव का अस्तित्व होगा। अपन जानते हैं कि m गुणा n क्रम की प्रत्येक मैट्रिक्स aij, m गुणा n क्रम की प्रत्येक मैट्रिक्स aij के लिए चूंकि m गुणा n क्रम की प्रत्येक मैट्रिक्स aij के लिए दो इकाई आव्यूह im व in इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि किस प्रकार से विद्यमान होते हैं, हाँ, कि in इंटू ए im इंटू ए इक्वल टू in, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स im ये m कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, तो इसका क्रम क्या हो गया m गुणा n, और एक का क्रम क्या है m गुणा n, यानी इस इकाई मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या समान है, तो इनका गुणनफल संभव है, और इससे क्या आएगा, इकाई मैट्रिक्स ए आएगा। इसी प्रकार से मैट्रिक्स ए m गुणा n क्रम की और in n कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, तो इनका गुणन भी संभव है, और इसके गुणन से भी m गुणा n क्रम की मैट्रिक्स आएगी। नोट लगा के लिखो, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो, तो उस स्थिति में ai इक्वल टू ia बराबर हो जाएगा a। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, जब मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स ना होगी, कोई अन्य मैट्रिक्स हो, तो उसके संगत m गुणा n क्रम की कोई अन्य मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए तो im और in दो तस्मक होंगे, im तो वाम तस्मक हो जाएगा और in क्या हो जाएगा, दक्षिण तस्मक। लेकिन यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, तो उस स्थिति में इसके लिए तस्मक एक ही होगा, उस स्थिति में ai इक्वल टू ia बराबर क्या हो जाएगा, a। तो यह हो गया मैट्रिक्स गुणन के लिए तस्मक। अगला देखो, गुणन के लिए गुणन प्रतिलोम। अगला गुणधर्म देखो, गुणन प्रतिलोम। अगला गुणधर्म देखो, गुणन प्रतिलोम। तस्मकता हो गया। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, गुणन प्रतिलोम, यदि ए व बी दो मैट्रिक्स, दो समान क्रम के, दो समान क्रम के आव्यूह इस प्रकार हो कि यदि ए व बी दो समान क्रम या कोटि के आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू तस्मक मैट्रिक्स आई, ये आई क्या है, तस्मक मैट्रिक्स है। यदि ए और बी दो मैट्रिक्स इस प्रकार से हो कि इनका गुणन ए बी और बी ए जो किसके बराबर हो, तस्मक मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स के बराबर, तो उस स्थिति में तब ए व बी परस्पर गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। और यदि ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई हो, तो अपन आव्यूह बी को आव्यूह ए का क्या मान सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम मान सकते हैं।
जिसे अपन किसे लिखते हैं, ए इनवर्स से। अतः यदि आयु बी आयु ए का गुणन प्रतिलोम हो तब इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अतः आयु बी बराबर लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स। तो ये हो गई गुणन प्रतिलोम गुणधर्म कि दो आयु ए और बी अगर समान क्रम के इस प्रकार से हो कि इनका गुणन जो है ए बी और बी ए जो है वो एक तस्मक मैट्रिक्स प्राप्त होती हो, तो आयु ए और बी परस्पर गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। और आयु बी जो है वो आयु ए का क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम, और इसे ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। अतः बी इक्वल टू ए इनवर्स। अर्थात अब अपन यहाँ बी की जगह ए इनवर्स रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आगे देखो अपन इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि यदि ए और बी गुणन प्रतिलोमी है तो ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई होता है, और मैट्रिक्स ए का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो इसे अपन ए इनवर्स से भी व्यक्त करते हैं, अर्थात ए इनवर्स बराबर आ गया बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए बराबर क्या आएगा, तस्मक मैट्रिक्स आई। तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। अब अगला देखते हैं अपन बंटन। अगला गुणधर्म देखते हैं बंटन गुणधर्म या बंटनता। बंटनता क्या कहती है कि यदि बंटनता गुणधर्म लिखो, यदि ए बी सी यदि ए बी व सी कोई तीन मैट्रिक्स, यदि ए बी व सी तीन मैट्रिक्स अगर योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, तब यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स योग व गुणन के लिए अनुकूलनीय हो, तब ए ब्रैकेट बी प्लस सी ये बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। ये तो हो गया वाम बंटन नियम, इसको तो कहेंगे वाम बंटन नियम, क्योंकि मैट्रिक्स योग का मैट्रिक्स बी और सी के योग का मैट्रिक्स ए के साथ जो गुणन हो रहा है वो वाम पक्ष से हो रहा है, इसलिए इसको वाम बंटन नियम कहेंगे। और यदि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी हो तो इसको अपन कहेंगे दक्षिण बंटन नियम। तो ये मैट्रिक्स योग पर गुणन का बंटन नियम कहलाता है। तो ये हो गया अपना बंटन नियम। और आगे अपन देखते हैं आव्यूह अदिश गुणन के गुणधर्म। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना आव्यूह गुणन का गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन के गुणधर्म। तो नया हेडिंग डालो, आव्यूह, अपना टॉपिक है आव्यूह अदिश गुणन के गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन के गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन क्या होता है, माना ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, और के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, एक के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तब मैट्रिक्स के ए जो है वो आव्यूह ए का
अवयव ए का के ए से कैसे अदिश गुणन कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। अवयव के ए जो है वो अवयव ए का के से अदिश गुणन कहलाता है, तथा अवयव के ए का प्रत्येक जो अवयव होगा, अवयव के ए का प्रत्येक जो अवयव होता है वो अवयव ए के प्रत्येक अवयव का के गुणा होगा। अर्थात अवयव के ए, यदि अवयव ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर ऑफ m गुणा n हो तो अवयव के ए बराबर हो जाएगा k इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर ऑफ n गुणा n। अर्थात अवयव के ए का प्रत्येक अवयव जो है वो अवयव ए के अवयव का क्या हो जाएगा, k गुणा हो जाता है। अब अपन अवयव अदिश गुणन के गुणधर्म देखेंगे। तो लिखो, माना ए व बी कोई दो समान कोटि के मैट्रिक्स है। अपन क्या किया, ए और बी कोई दो समान कोटि की क्या ले ली, मैट्रिक्स ले ली, तथा लैम्डा व म्यू कोई दो अदिश राशि है, अदिश राशि है। तब पहला गुणधर्म है कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बराबर होता है लैम्डा ए प्लस म्यू ए के। दूसरा गुणधर्म है लैम्डा इंटू ए प्लस बी बराबर होता है लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। और तीसरा गुणधर्म होता है a इंटू 1 बराबर a। और एक चौथा गुणधर्म होगा, अगर मैट्रिक्स a को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1। ये क्या है, मैट्रिक्स अदिश गुणन के गुणधर्म है 4। चलो अगला टॉपिक लिखो, शून्य के भाजक। अगला टॉपिक लिखो, शून्य के भाजक। अगला टॉपिक लिखो, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक, इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि ए व बी दो अशून्य आव्यूह इस प्रकार हो कि यदि ए व बी दो अशून्य आव्यूह इस प्रकार से हो कि, किस प्रकार से, कि इनका अदिश गुणन इस प्रकार से हो। यदि ए व बी दो अशून्य आव्यूह इस प्रकार से हो कि इनका गुणन ए बी जो है वो एक शून्य आव्यूह हो, इनका गुणन से क्या आनी चाहिए, एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती हो, तो उस स्थिति में तब आव्यूह ए व बी जो है, आव्यूह ए व बी क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाते हैं। आव्यूह ए व बी क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक। तो शून्य के भाजक की परिभाषा क्या है, यदि ए तथा बी दो समान कोटि के अशून्य आव्यूह इस प्रकार से हो कि इनके गुणन से एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होती हो, तब आव्यूह ए और बी एक दूसरे के शून्य की क्या कहलाएंगे, भाजक कहलाएंगे। अगला देखो, अगली परिभाषा देखो, आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। अगला पॉइंट डालो, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात। एक वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घातों के मान कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। एक वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक घात के मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो, माना a इक्वल टू ए आई जे, कोई m गुणा n क्रम की क्या है, मैट्रिक्स है। m गुणा n क्रम की क्या है, कोई आव्यूह या मैट्रिक्स है। तब आव्यूह ए का स्वयं के साथ जो गुणन है,
अवयव ए का स्वयं के साथ गुणन को ए की धन पूर्णांक घात 2 से तथा ए की धन पूर्णांक घात 2 को ए से गुणा करने पर प्राप्त अवयव को ए की धन पूर्णांक घात 3 से, इसी प्रकार ए की धन पूर्णांक घात 3 को ए से गुणा करने पर प्राप्त अवयव को ए की धन पूर्णांक 4 से इत्यादि इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो अपन कोई भी वर्ग अवयव दिया हुआ है और उसकी किसी धन पूर्णांक घात के मान पूछा जाए, ए की धन पूर्णांक घात 2 का, ए की धन पूर्णांक घात 3, ए की धन पूर्णांक घात 4, तो उनके मान इस हिसाब से करते जाएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते, आपस में गुणा क्या करते जाएंगे, उनका गुणा करते जाएंगे। ऐसे अपन किसी वर्ग अवयव के चाहे जितनी धन पूर्णांक घात का मान निकाल सकते हैं, उसको 1 प्लस में तोड़ के। तो ये तो हो गए वर्ग अवयव की धन पूर्णांक घात कैसे ज्ञात करते हैं। अब अपन अगली क्लास में जो है वो इससे संबंधित अपना जो भी पढ़ा है अवयव पर संक्रिय और मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म और क्या पढ़ा है अपन, अदिश अवयव के गुणधर्म, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रॉब्लम्स अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना प्राप्त है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो के नीचे बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।